सभी को नमस्कारम। मेरा नाम अक्षय अनिल कुलकर्णी। फिर एक बार मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर एक बार हिंदी में बात कर रहा हूँ। मन कर रहा है हिंदी में बात करूँ। जब भी मुझे कुछ इस तरह के इमोशंस रखने होते हैं जो कि बड़े अनयूजुअल है, सरप्राइजिंग है, थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो मैं मेरी मातृभाषा में बोल नहीं पाता। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन मेरे साथ ऐसा है। शायद इसलिए होता होगा ऐसा क्योंकि मैं खुद सदमे में चला जाता हूँ। मैं खुद उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, डाइजेस्ट करने में उन चीज़ों को परहेज करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना, शायद इसलिए होगा, पता नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रहा हूं। मैं बहुत, क्या कहूं, इमोशनल हुआ हूं मैं। पिछले एक महीने में अलग अलग पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किए, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था कि उसको एडिट करूं, उसको प्रोसेस करूं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं। अलग अलग विषय पर मैंने बात करने की कोशिश करी थी। वो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले सरकार, उनके ऊपर मैंने पॉडकास्ट किया था। उससे पहले और 2-3 टॉपिक्स थे, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। जस्ट रिकॉर्ड किया, छोड़ दिया, रिकॉर्ड किया, छोड़ दिया। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आजकल मैं बीजेपी की चाल और मोदी जी का माइंड समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत सारे इस तरह के डिसीजंस या एक्ट्स बीजेपी एंड मोदी जी कर रहे हैं जो मेरे दिमाग से परे हैं। मैं इससे पहले भी हमेशा से बताते आया हूं कि मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए सनातन सर्वोपरि है। और अगर आपकी भूमिका, आपकी एक्ट, आपके डिसीजंस मेरे राष्ट्र के उन्नति के खिलाफ आते हैं, सनातन के खिलाफ आते हैं, तो मैं उसे सह नहीं पाता। मुझे बात करनी पड़ेगी। तो इस कश्मकश में था मैं कि किस टोन के साथ बात करूं। अगर मेरे में क्लैरिटी नहीं है तो मैं बात कैसे करूंगा। और इसीलिए वो पॉडकास्ट जस्ट मैं रिकॉर्ड करता था, लेकिन आगे मन ही नहीं करता था क्योंकि उन पॉडकास्ट में ना क्लैरिटी नहीं होती थी। दो टूक बात मैं नहीं कर पाता था। और जब तक मैं 2 टूक बात नहीं करता तब तक मैं खुद को लोगों के सामने नहीं लाता, मेरे विचारों को। लेकिन आज मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। और इसलिए वो सचिन के साथ हुआ था ना, नर्वस 99 या नर्वस 90, जो वैसे मेरे साथ हुआ था कि ये मैं तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो आज उसको मैं तोड़ता हूँ और भविष्य में कोशिश करूंगा मैं कि फ्रीक्वेंटली मैं आपके कांटेक्ट में रहूं। आज तक मेरे चैनल को 266 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरा एक पॉडकास्ट जिसमें मैंने उद्धव सही या एकनाथ शिंदे, वो वाला पॉडकास्ट जो है, वो 1000 से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर चुके हैं। सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ इतना प्यार मुझे देने के लिए। मुझे इस प्यार की ज़रूरत है। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। अक्सर यही होता है, आपको भी वही लग रहा होता है जो मैं कह रहा होता हूँ, लेकिन उसको ना एक दूसरा कनेक्शन मिलना चाहिए। जैसे लाइट जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो इसलिए हमारी बातों को समाज में रखना ये बहुत ज़रूरी है। करीब करीब 4 मिनट तक ये सब स्टोरी मैं आपको बताता रहा। आप जो थंबनेल में लिखा है वो सुनने के लिए बेताब है, और मैं इस तरह की बातें करता रहा। उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन ये बोलना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अब क्या बात करूँ मैं, मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कन्नड़ा में एक बहुत फेमस गाना है, बहुत फेमस गाना, नोडिद्दु सुಳ್ಳागಬಹುದು, केळिद्दु सुಳ್ಳागಬಹುದು, निजवु, ऐसा कुछ है आगे। वो अभी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग से बाहर। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आप देखते हैं ना वो झूठ हो सकता है,
जो आप सुनते हैं ना वो भी झूठ हो सकता है, लेकिन जब सच आपके समझ में आता है तो वो अलग ही होता है। इस टाइप का कुछ मीनिंग है। और उस गाने के पीछे बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक माँ अपने बच्चे को घर में सुलाती है और पानी लाने के लिए जाती है। जब वो पानी लेकर आती है तो वो देखती है घर में खून है, ब्लड, और उसे लगता है कि घर में एक मुंगूस था। मुंगूस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो उसको लगता है कि मुंगूस ने उस बच्चे को खाया होगा, और उसके हाथ में जो घड़ा होता है वो घड़ा वो मुंगूस के ऊपर फेंक देती है और मुंगूस की डेथ हो जाती है स्पॉट पर। बाद में वो देखती है कि वहां पर एक सांप आया था और उस सांप को उस मुंगूस ने खाया था। और वो देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब बेटे को बचाने के लिए मुंगूस ने प्रयास किया था, लेकिन उसको लगता है कि मुंगूस ने ही बेटे को खाया। आसाराम बापूजी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इल्यूजन क्रिएट किया गया था। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इल्यूजन क्रिएट किया गया था और उस चक्कर में आसाराम बापूजी को फंसाया। आसाराम बापूजी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम बापूजी के साथ खड़े नहीं हुए ना तो हम खुद को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। जैसे कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मुंडी हिलाई मैंने, सच जानने की कोशिश ही नहीं करी कभी मैंने। बस मुझे भी ऐसा ही लगा कि बापूजी ने ऐसा किया होगा। ये तक नहीं पता था कि मुझे केस एग्जैक्टली है क्या। अब मेरा छोड़िए, आप में से कितने लोगों को पता है कि आसाराम बापूजी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, एग्जैक्टली केस क्या है, पता है आप लोगों को? जरा दिल पर हाथ रख के कहिए ना, बताइए मुझे कि आसाराम बापूजी के साथ जो हुआ था क्या उसके बारे में आप अवेयर है? आपने कभी स्टडी करने की कोशिश करी है? जैसे मैं खुद को गुनहगार मानता हूं ना आसाराम बापूजी के बारे में, वैसे जाने अनजाने में हम सब लोग आसाराम बापूजी के गुनहगार हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में उनके ऊपर जो केसेस है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक इशू हुआ था राजस्थान में और दूसरा इशू हुआ था गुजरात में। राजस्थान में भी भाजपा थी, गुजरात में भी भाजपा थी और है। राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ उनका कुछ हुआ है, इस तरह का एक वो केस था। अब पहले राजस्थान की केस निपटाता हूं मैं। राजस्थान की एक ऐसी केस थी जिसमें एफआईआर जो लिखवाया गया ना, एफआईआर, उस एफआईआर में बापूजी का नाम ही नहीं है। उस एफआईआर में बापूजी का नाम ही नहीं है, लेकिन बापूजी कहाँ है? जेल के अंदर। आज तक उस केस में एग्जैक्टली क्या प्रोग्रेस है मुझे पता नहीं। उस केस के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चला है कि उसकी प्रोग्रेस एग्जैक्टली क्या है। उस केस के इर्द गिर्द बहुत कुछ हुआ था। वहां के लोकल एसपी या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, डेजिग्नेशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उन्होंने कहा था कि नाम ही नहीं है बापूजी का एफआईआर में। मजाक लगता है ना, नाम नहीं है उनका, लेकिन वो अक्यूज्ड है, वो कल्प्रेट है। मुझे लगता है कि दुनिया का ये सबसे पहला और अकेला केस ऐसा होगा कि जहां पर कल्प्रेट जो है वो बिहाइंड द बार्स है, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप स्टडी कर सकते हैं। अब गुजरात की केस, ये तो इतनी भयंकर केस है भाई, इतनी भयंकर केस। जो लड़की ये आरोप लगा रही थी, वो लड़की दरअसल आश्रम में काम करती थी, आश्रम के साथ काम करती थी। वो कोई छोटे मोटे पद पर नहीं थी, वो एक मतलब लीडिंग पोजीशन पे थी। उसने 97 के करीब आश्रम ज्वाइन किया था। 2001 के बाद वो देश भर घूमती थी और सत्संग करती थी। बापूजी का जो मैसेज है वो सब तक पहुंचाती थी। 2001 में उसके साथ घटना घटी, ऐसा उसका कहना है। और वो घटना घटने के बाद 7 साल तक वो आश्रम के साथ जुड़ी रही, 2007 तक। 2007 में वो आश्रम से अलग हो गई। वो 2013 में अपेयर हुई और 2013 में उसने बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज इन चीजों के बारे में स्टडी करिए। मुंडी हिलाने का क्या हश्र होता है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप मत करिए, मेरे बातों पर यकीन मत करिए, जाइए आप खुद से R&D करिए। 12 साल के बाद, घटना होने के 12 साल के बाद वो सामने आती है और वो ये कहती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था, ये ऐसा हुआ था।
जब वो ये बताती है तो उसके ऊपर इनिशिएशन होता है। उस केस की डिटेल में आज मैं नहीं जाऊँगा, अगर इसके बाद मैं पॉडकास्ट बनाऊँगा तो उसमें मैं वो सारी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता चला है। एक्शन होता है, एक्शन होने के बाद बापूजी को अरेस्ट किया जाता है। बापूजी को अरेस्ट करने के बाद 1 साल तक ट्रायल चलता है। 1 साल तक ट्रायल चलने के बाद वो लड़की कोर्ट में आती है और कहती है कि मैंने जो आपको बताया था, मेरा जो बयान था वो मैं बदलना चाहती हूँ। लेकिन वकील कहते हैं कि आप वो बयान बदल नहीं सकते क्योंकि उसी के ऊपर हमने पूरी प्रोसीडिंग करी है और जो है आरोपी बिहाइंड द बार से, तो हम नहीं कर सकते। जज भी उसे हामी भरते हैं। अब जज कैसे हामी भरते हैं, जज ने कैसे इसको एक्सेप्ट किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जज भी उसको पूछते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते, तो वो बताती है जज को कि नहीं, वो जो मैंने बताया था वो गलत था, मैंने अंडर प्रेशर वो बयान दिया था और अभी मेरे को मेरा बयान बदलना है। लेकिन उसको उसका बयान ही बदलने की परमिशन नहीं मिलती। ये आपके हिंदुस्तान में फ़ख्र से जो आप कहते हैं ना, आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये आपके भारत में हो रहा है। और ये तब नहीं हो रहा जब इस देश में संतों के खिलाफ वाली सरकार है। ये तब हो रहा है जब देश में संतों को प्रमोट करने वाली सरकार है। उसको बयान बदलने की अनुमति भी नहीं मिलती। आज जब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन जब बापूजी को अरेस्ट किया गया था तो शायद उनकी एज 76, 77 समथिंग थी। आज वो 86, 87 के समथिंग है, मतलब 90 के करीब पहुंचा है वो एक बूढ़ा इंसान। उसके ऊपर आप बलात्कार के, रेप के आरोप लगा रहे हो। उसका केस 10-12 साल से आप चला रहे हो, प्रूव कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर है। मुझे गुस्सा कहाँ आता है, देखिए अगर किसी के ऊपर कोई केस होती है तो वो बेल लेकर बाहर आता है ना। केरल में नन्स के साथ हुआ था। केरल में नन्स ने आके बताया था कि हमारे ऊपर हमारे ही वो सिस्टम चलाने वाले लोगों ने अत्याचार किया है, उसके ऊपर आप एक्शन ले लीजिए। उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वो बाहर भी आए। 10-15 दिन थे, 10-15 दिन, महीना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन बाहर भी आए। बाहर आकर उन्होंने उस नन को भी उन्होंने काम से हटा दिया, वहाँ से हटा दिया। ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं देश में। उन लोगों को बेल मिलती है, वो लोग बाहर आते हैं, उन लोगों को पैरोल मिलती है। लेकिन बापूजी को बेल भी नहीं मिली और पैरोल भी नहीं मिला। उन्होंने सेशन कोर्ट में कोशिश करी, उन्होंने हाई कोर्ट में कोशिश करी बेल के लिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करी है बेल के लिए, उनको बेल नहीं मिली। बेल नहीं मिली, बेल, मैं जो बोल रहा हूं ना ठीक से सुन लीजिए आप, बेल नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। शाहरुख खान के बेटे की हाई प्रोफाइल केस थी, बेल के ऊपर वो बाहर आ गया। आपके चिदम्बरम साहब को अरेस्ट किया गया था, बेल के ऊपर वो बाहर आ गए। कितने केस गिनवाऊं मैं आपको, लेकिन इनको बेल नहीं मिली। बेल कितने दिनों से नहीं मिली, 12 सालों से उनको बेल नहीं मिल रही है। 10 सालों से, मैं शायद गलत हो सकता हूं, 10 या 12 सालों से जब से उनको अरेस्ट हुआ है, उनको बेल ही नहीं मिल रही है। ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। और इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। जब मुझे ये सारा फैक्ट पता चला तो यकीन करिए मैं रातों को सो नहीं पाया था। आज 2-3 दिनों के बाद मैं डेयरिंग कर रहा हूं कि ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड करूं, और आज 2-3 दिनों के बाद में ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने बाकायदा बापूजी के आश्रम को कॉल किया, वहाँ पे जो लोग थे उनसे मैंने बात करी। वो इतना अच्छा बोल रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि किस स्पिरिट के साथ आप ये कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि समाज के लिए करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि समाज कौन सा आपके साथ में है जिस समाज के लिए आप कर रहे हो। कोई जवाब नहीं था उन बंधु के पास। बार बार मेरे लफ्ज दगा दे रहे थे, मैं बात नहीं कर पा रहा था, मेरा गला चोक हो रहा था। इस सिचुएशन में मैं था। मैंने पूरा मेरे हिसाब से उसको जानने की, समझने की कोशिश करी है, उसके बाद मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आसाराम बापूजी के बारे में कुछ कह रहा हूँ तो ऐसे ही हवा हवा में नहीं कह रहा मैं। मोदी जी का एक पुराना वीडियो है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तो तब मुझे महाराज जी ने, बापूजी ने शरण दी थी, तब मुझे बापूजी ने प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था। कहाँ है मोदी जी। मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हूँ कि मोदी जी के प्रयासों के बाद भी बापूजी अंदर रह सकते हैं। मैं ये मानता ही नहीं। इनफैक्ट सच बात तो यही है कि मोदी जी बापूजी से दूर चले गए और इसीलिए बापूजी अंदर चले गए। हमारे संतों के ऊपर किस तरह से ये लोग काम करते हैं ना, इसका एक नमूना मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। और कुछ कंक्लूजन्स पर मैं आया हूँ, चूँकि वो अलग इशू है। तो इस पॉडकास्ट के
इस पॉडकास्ट में मैं वो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि प्लीज़ आज देश बापूजी के साथ खड़ा हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अक्षय अनिल कुलकर्णी एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं खुद को हमेशा ओपन रखता हूँ और मैं हमेशा सच के साथ जाता हूँ। मैं कभी भी पार्शलिटी नहीं करता, मैं कभी भी पक्षपात नहीं करता, और मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर बोलता हूँ तो ऑथेंटिसिटी के साथ ही बोलता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरा यकीन करिए, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप अंधे तरीके से मेरे शब्दों के ऊपर यकीन करें। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद जाकर के फैक्ट्स को चेक करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों में दम है तो आप आगे बढ़िए, वरना आप आगे भी मत बढ़ना। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ना बहुत कुछ बताना है मुझे, लेकिन आज भी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, आज भी मैं पूरी तरह से उभर नहीं पाया हूँ। मैं खुद को बहुत शाना समझता था ना, मैं खुद को ऐसे ही समझ, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मैं कभी गलत डिसीजन नहीं लेता, मैं कभी गलत लोगों को प्रमोट नहीं करता, मैं कभी गलत लोगों का साथ नहीं देता, यही मेरे दिमाग में था। और एक तरह से झटका लग गया मेरे को ये सब देखने के बाद, ये सब समझने के बाद। और उसके बाद जो है मेरी कंडीशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता सच में। अभी सच कहूँ तो मैं अभी भी मतलब बात करने के मूड में नहीं हूँ, बात करने के हालात में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मेरी बात आपके सामने रखने की कोशिश करी है। फिर एक बार हज़ार बार मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बापूजी के बारे में जानने की कोशिश करिए, बापूजी को प्रमोट करिए। आपके स्टेटस में बापूजी आने चाहिए, आपके फेसबुक स्टोरी में, आपके रील्स में, शॉर्ट्स में बापूजी आने चाहिए। देश की जनता को सच पता चलना चाहिए। कानून के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, कानून के ऊपर मेरा क्यों भरोसा नहीं है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कानून के ऊपर मेरा क्यों भरोसा नहीं है वो किसी और पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा। कानून, कोर्ट, जुडिशरी बापूजी को बाइज्जत बरी करेगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जनता के लोगों की जो दिल में उनकी जगह है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए हम लोगों को काम करना है। मैं कह रहा हूँ कि काम करना है। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि आप जुड़िए इस मिशन में, स्टडी करिए और बापूजी को फिर एक बार प्रमोट करिए। प्रमोट एक बहुत ही गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, पता है मुझे। हम कौन होते हैं बापूजी को प्रमोट करने वाले, लेकिन हमारा सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए, ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा मैं बात को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए प्लीज़। इस पॉडकास्ट की लिंक आपके स्टेटस पे आनी चाहिए। जितने भी लोग, मान लीजिए 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, जितने भी लोग इसको कंज्यूम करेंगे, इस पॉडकास्ट को, आपको शेयर करना ही है, वो आपका कर्तव्य है। सनातन आपको पुकार रहा है, इसलिए हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बहुत सारे लोगों तक इस पॉडकास्ट को पहुँचाइए, बहुत सारे लोगों को ये सारी की सारी सच्चाई पता चलनी चाहिए, और मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है पूरी कोशिश करूँगा। आज आपकी ज़िंदगी के बहुमूल्य 20 मिनट मुझे देने के लिए बहुत दिल से मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।